नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। चुनावी एक तरीके से पांचवें चरण का जो मतदान है वो अब थम गया है। झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर और गांडे के उपचुनाव अब हो चुके हैं। पांचवें चरण में झारखंड के कोडरमा लोकसभा सीट, चतरा सीट और हजारीबाग के लोकसभा सीट पर मतदाताओं ने मतदान कर दिए हैं। अनुमान एक तरीके से 58 लाख मतदाता इन 3 लोकसभा में रहे। आपको बता दें कि गांडे के उपचुनाव में तकरीबन 3,15,000 मतदाता हैं। पोलिंग क्या हुआ, किस तरह के मुद्दों के साथ जनता ने वोट किया, तमाम विषयों को लेकर के आज के इस स्पेशल विश्लेषण में हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं आबिद अंजुम जी। ईटीवी भारत को देखते हैं, कई चैनलों में भी काम कर चुके हैं, एक तरीके से हम लोग का मार्गदर्शन करते हैं। बहुत स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद, आपने समय के लिए बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को भी मैं स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। एक तो एकदम चुनाव में पत्रकार भी नेता की तरह ही है। नेता से हमको लगता है ज़्यादा दौड़ना पड़ा, हर जगह चुनावी कवरेज करने का वही मौका मिला। आज जब वोट हुआ है एक तरीके से, तो एक कहा जा रहा है कि तकरीबन 61% वोट 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक कोडरमा लोकसभा में कंप्लीट हो गया। कहा यह गया कि जो आंकड़े अभी तक आए हैं, जो गांडे विधानसभा को लेकर के भी तकरीबन 66% मतदान हुए हैं। ओवरऑल जब आप लगातार चुनावी कवरेज में रहे, जगह जगह गए, कहा यह गया कि भाई गांडे में 2 प्रत्याशियों के बीच सीधा फाइट है, एनडीए और इंडिया गठबंधन से कल्पना सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, दूसरी तरफ दिलीप वर्मा को बताया जा रहा है। हालांकि जो निर्दलीय प्रत्याशी है अर्जुन बैठा जी आए थे, जब उन्होंने नॉमिनेशन किया तो थोड़ा सा लगा कि रोमांच हो जाएगा, किसका खेल बिगाड़ेंगे, क्या कुछ होगा। आपके अनुसार से क्या लग रहा है, किस तरीके का समीकरण, और जब चूंकि अब मतदान खत्म हो गए हैं तो क्या लग रहा है आपको, पूरे चुनावी कवरेज में आप लगातार रहे? देखिए, अगर गांडे विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो वाकई में एक समय में जब एनडीए के घटक दल आजसू के नेता थे अर्जुन बैठा जी, और उन्होंने गांडे में आजसू को सींचने का काम किया था, एक जनाधार अपना बनाया था। जब अंतिम समय में नॉमिनेशन के ठीक 1 दिन पहले उन्होंने आजसू को रिजाइन करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब नॉमिनेशन कराया, तो उस समय चुनावी माहौल जो बना वो इस तरह से बन गया कि लगने लगा कि अब गांडे में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लेकिन अब जबकि ज्यों-ज्यों दिन बीतता चला गया, अब जबकि चुनाव आज वोटिंग हो भी गया है, तो वो चीज़ें जो है सो धीरे धीरे कम होती सी दिखाई देने लगी। अब सीधी टक्कर एनडीए और इंडिया के बीच में बताया जाने लगा। हम लोग जब भी क्षेत्र में गए, फील्ड में गए, तो बस 2 ही चीज़ें सामने आई। इंडिया गठबंधन से झामुमो की जो प्रत्याशी थी कल्पना सोरेन, उनको लेकर के बातें सामने आई। अच्छा, एक चीज़ आप एनालाइज कर पाएंगे, कल्पना सोरेन जिस तरीके से लोगों के बीच गई, एक तरीके से भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप उनके पति पर लगा, उसके बावजूद भी कल्पना सोरेन इस मुखरता के साथ उन्होंने कहा कि गांडे में भाई हम डिग्री कॉलेज बनाएंगे, कई सड़क जो है उसको बनाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण जो एक तरीके से विषय रहा कि भाई सीएम कैंडिडेट, एज अ सीएम कैंडिडेट बनना जा रही हैं, तो उसको लेकर के भी लोगों में जो एक तरीके से वोट करने का, जो हमेशा से एक तरीके से जो भाजपा का वोटर रहा है, या यूं कह लीजिए जो न्यूट्रल रहा है, तब भी कल्पना को लेकर गांडे में एक तरीके से लगा कि भाई झुकाव ज़्यादा लग रहा है। जी हाँ, ये चीज़ें देखने को मिली। जैसा कि लग रहा था कि हेमंत सोरेन जी जेल गए हैं, तो उनको लेकर के मतलब लोगों में, जनता में नाराज़गी होगी। लेकिन जब कल्पना सोरेन क्षेत्र में आई और उन्होंने जब क्षेत्र के लोगों के साथ अपना जनसंपर्क अभियान शुरू किया, अपने हर संबोधन में उन्होंने हेमंत सोरेन का ही जिक्र किया, और हेमंत सोरेन के जेल जाने का जिक्र उन्होंने बहुत ही तरीके से सजा करके लोगों के बीच में रखा कि एक साजिश के तहत उनको जेल में डाला गया है। और हर सभा में उनका एक नारा गूंजता रहा, आप भी देखते रहे, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। तो वो मैं जो महसूस कर पाया हूँ, मुझे ये महसूस हुआ कि कल्पना सोरेन बहुत कम समय में एक अच्छी वक्ता के साथ साथ एक अच्छे नेता के तौर पे उन्होंने अपना भूमिका को निभाया। तो इंडिया गठबंधन के सभी कार्यक्रमों में देख लीजिए, कल्पना जी मतलब हर जगह जा रही हैं, और एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया है कि राजनीति में जिस तरीके से एंट्री उनका हुआ है,
गांडे के, और गांडे का नाम भी खूब, लेकिन एक दर्शकों को ये भी बता दें कि भैया तमाम सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म तो कह लीजिए तो हम छोटा कहेंगे, उसके अलावे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़े बड़े नेशनल मीडिया में गांडे भी छाया रहा। बिल्कुल, गांडे पूरे देश के लिए हॉट सीट बना हुआ था। और हॉट सीट बनने का कारण भी है कि एक तरफ अगर सोरेन परिवार की प्रतिष्ठा गांडे से जुड़ी हुई थी, तो दूसरी तरफ विश्व की, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ करके रखा था। और अभी ये कहना बहुत मुश्किल है ये तो कि मुश्किल है कौन प्रतिष्ठा बचेगी। किसकी प्रतिष्ठा बचेगी, वो 4 तारीख को तय हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है बातों को रखने का, तो बातों को रखने का, कल्पना सोरेन डायरेक्टली कभी भी राजनीति में इन्वॉल्व नहीं रही। हालांकि राजनीतिक परिवार से आती हैं, अंदरूनी तो होता ही होगा, लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, हाँ अंदरूनी जरूर बात होता होगा, लेकिन स्टेटमेंट में कई जब मीडिया से वो मुखातिब हुई, कई लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम बहुत दूर रहते थे। सीता सोरेन का मामला हो, कई तरह के सवाल जब पॉलिटिकल रूप से उनसे पूछा गया तो बोला, वो उनका साफ तौर पर कहना था कि भाई हम दूर। मैंने भी देखा इंटरव्यू, उसमें वो साफ बोल रही कि मैं जब तक हेमंत जी बाहर थे तब तक मैं घर में बच्चों का, परिवार का और अपना बिजनेस था, उसके लिए मैं मतलब व्यस्त रहती थी। मतलब आपको एक इसमें सवाल है कि आपको क्या लग रहा है कि अब जो लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि कल्पना सोरेन यहाँ से जीत रही हैं, जो कई ग्राउंड रिपोर्ट और पूरे देश भर के जो राजनीतिक पंडित हैं उनकी निगाहें यहीं पर है गांडे में कि भाई जीत कौन रहा है, लेकिन अब जब चूंकि मतदान खत्म हो गए हैं तो ये नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव कौन जीत रहा है, या आपके अनुमान से क्या लग रहा है? पसंद है? देखिए, मुकाबला तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि राजनीति में, विकास जी, एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक माहौल बनता है, किसी एक पार्टी के पक्ष में माहौल बनता दिखता है, लेकिन सिर्फ हम लोगों को उस माहौल पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जीत और हार का जो फैसला होता है, जो उसमें जो साइलेंट वोटर होते हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो गांडे के जो साइलेंट वोटर हैं उनकी भूमिका काम आएगी यहाँ पे। निसंदेह कल्पना सोरेन ने एक माहौल बनाने का काम किया। खास करके अगर उनकी बात की जाए तो भावनात्मक जुड़ाव जो लोगों से उन्होंने, जो उन्हें तरीका अपनाया उन्होंने कि लोगों के सेंटिमेंट को टच करना है मुझे, तो उस चीज़ में वो कामयाब रहीं। दूसरी तरफ भाजपा, जैसा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जबकि वो बिरनी पैसम भी आए, गांडे के लिए अपील उन्होंने की। हाँ, चुनाव उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। पिछला 2 चुनाव भाजपा ने बहुत ही मतलब बड़े अंतराल से जीता लोकसभा का। तो आप भाजपा के ताकत को कम नहीं आंक सकते। बिल्कुल सही बात है। दिलीप वर्मा जी का ठीक है, क्षेत्र में, गांडे क्षेत्र में उनकी बहुत ज़्यादा आप सक्रियता नहीं देखें, अलग बात है। एक आंधी, जैसा कल्पना जी का माहौल रहा, उस तरीके से माहौल बना पाने में थोड़ा दिलीप वर्मा पीछे। हाँ, वो उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो माहौल, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं साइलेंट वाला वोट, वो बड़ा फैक्टर करेगा। सार्वजनिक नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि दिलीप वर्मा जी का जो रैली या जो भी उनका कार्यक्रम हुआ वो कल्पना जी की तरह सार्वजनिक नहीं हुआ, इतना मीडिया हाइप नहीं बना। हाँ, लेकिन उनके जो साइलेंट वोटर हैं, जो भाजपा के समर्थक हैं, वो अगर यदि अपना काम कर जाएंगे तो फिर ये चुनाव बड़ा दिलचस्प मतलब हो गया है। और अब तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि किसने क्या गुल खिलाया है, अंदर खाने क्या कुछ हुई है। चलिए, गांडे को लेकर बात कर ली हम लोग, लगता है कि थोड़ा कोडरमा को लेकर के भी बात कर लें। चूँकि गांडे में लगातार आप रहे, एज अ पत्रकार आप लोगों के बीच भी गए, कई तरह की चीज़ें एज अ पत्रकार बहुत कुछ सीखने का, और हमें लग रहा है ऑफ कैमरे कई ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो कई तरह की बातें बता जाते हैं। हो सकता है ऑन कैमरा भी हम लोग ना कर सकें। लेकिन कोडरमा लोकसभा को लेकर के हम लोग अब आते हैं। कोडरमा लोकसभा में क्या लग रहा है? सीधा तौर पर तो यहाँ तो यही माना जा रहा है, हालांकि कोडरमा में भाजपा का दबदबा रहा है, और अन्नपूर्णा देवी जब सांसद बनी उनको मंत्री बनाया गया, लेकिन थोड़ा सा नाराजगी देखिए गांडे में उनका एक तरीके से एक बार दौरा होता है, वहाँ विरोध होता है, कई तरह की चीज़ें हुई। एक तरफ जब मोदी जी का कार्यक्रम हो रहा था ठीक बिरनी में, तो ठीक उसके बगल में ही इंडिया गठबंधन का एक तरीके से रैली हो रहा था, वहाँ भी ज़बरदस्त भीड़ देखा गया, और कई तरह के पोस्ट किए गए कि देख लीजिए इस भीड़ को कहीं दिखाया नहीं जा रहा है, ये टेंशन दे सकता है अन्नपूर्णा देवी को। तो आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन और एक तरीके से एनडीए का जो एक तरीके से सीधा मुकाबला यहाँ है, जो वोटिंग
वोटिंग का प्रतिशत है वो 61% तकरीबन का बताया जा रहा है। हालांकि वोटिंग चल ही रहा है। हाँ, जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो वोटिंग हम लग रहा है कहीं कहीं मतदान अभी भी हो ही रहे हैं। शाम के तकरीबन 5 कैंपस में आ जाने के बाद भी लोग को वोटिंग करवाया जा रहा था। बजाते गिरिडीह के डीसी ने भी इसको लेकर के जानकारी दी है। कोडरमा लोकसभा को लेकर क्या विश्लेषण रखते हैं? देखिए, कोडरमा का जहाँ तक बात है कि कोडरमा में भी एक समय में लगा था कि त्रिकोणीय मुकाबला, हाँ, जयप्रकाश वर्मा छूट गए हमारे। हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला है, तीनों दिग्गज ही हैं, किसी को कम नहीं आंका जा सकता है। तो लेकिन अब चुनाव हुआ, चुनाव के साथ साथ जो रुझान पब्लिक का क्षेत्र से जो पता चलता है उसके हिसाब से अब लगता है कि नहीं, जयप्रकाश वर्मा उस रेस में थोड़ा पीछे रह रहे हैं और मुकाबला सीधे इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन के बीच में है। एनडीए की तरफ से अन्नपूर्णा देवी यहाँ मैदान में हैं, वो मंत्री रह चुकी हैं, 5 साल का उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और उसमें एक भी आता है कि भाई जो काम विकास किया गया, उन्होंने कहा कि भाई मोदी की जो योजनाएं थी या मान लीजिए भाजपा सरकार की जो योजनाएं थी उसको हमने धरातल पर उतारा है। बाकी अलग, जैसे कि गोड्डा सीट में जब बातचीत होती है तो लोग, हम गोड्डा लोकसभा के दौरे पर थे, हम गए हुए थे चुनावी यात्रा में, तो कुछ लोगों से बातचीत, उन्होंने कहा कि भाई अलग थोड़ा सा काम किया जाता है। जैसे सांसद हैं, क्रेडिट हो जाता है, भाई एम्स बन गया तो एयरपोर्ट बन गया, तो कुछ अलग से, जैसे मान लीजिए मंत्री थी तो कई लोगों के एक्सेप्टेशन, ये अपेक्षाएं जनता की ये रहती है कि कोई अलग कॉलेज खुल जाता, कोई अलग यूनिवर्सिटी खुल जाता, इस तरह की जो अपेक्षाएं अलग वाला है वो अन्नपूर्णा देवी उसको लेकर के प्रभावी नहीं दिखी। शायद ये वजह रहा कि मोदी के नाम पर अन्नपूर्णा देवी भी चुनाव लड़ते नजर आए। देखिए, ये फैक्टर है, फील्ड में है, हम लोग पत्रकार हैं, निष्पक्ष भावना से हम लोग काम करते हैं। भैया पहले दर्शकों को बता दें, एकदम न्यूट्रल बात है, किसी का यहाँ पर समर्थन और किसी का हम लोग खिलाफ नहीं कर रहे। हाँ, तो क्षेत्र में ये चीज़ें देखने को मिली। मैंने खुद भी क्षेत्र का भ्रमण किया तो अपना, अगर आप गांडे विधानसभा के अंदर की बात करें तो गांडे विधानसभा के अंदर भी लोगों में थोड़ी सी नाराज़गी की भाव इस बात से थी कि अन्नपूर्णा मैडम 5 साल मंत्री रहीं तो उनको जो चीज़ कोडरमा के लिए करना चाहिए वो करने में वो सक्षम नहीं हो पाई। और फिर मैंने भी बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से, विशेषकर सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने भी कई वीडियोस को देखा जिसमें लोगों की नाराज़गी का मेन एक जो कारण बन के आया, तो वो यही कारण बन के आया कि लोगों का कहना है कि जब केंद्र की सरकार में आप शिक्षा राज्य मंत्री के पद पर 5 सालों तक रहीं, तो उस परिस्थिति में कोडरमा और गिरिडीह जो ज़िला है वो शिक्षा के माहौल में बहुत बेहतर नहीं है, पिछड़ा हुआ ज़िला है, अच्छे कॉलेजेस नहीं है, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में ही आज एक चीज़ इसमें हम थोड़ा मेंशन करना चाहेंगे, शिक्षा को लेकर के भी मतदाता कह रहे थे, हम जब लोगों से पूछ रहे थे कि किन मुद्दों के साथ आपने वोट किया है, उन्होंने कहा शिक्षा भी हमारा एक मुद्दा है कि भाई बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, ये मुद्दा बता रहे थे। जी बिल्कुल, बात हो रही थी। मैंने भी कुछ वीडियोज़ में देखा जिसमें लोगों का कहना है कि कम से कम कोडरमा या गिरिडीह के अंदर, पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई अच्छा कॉलेज, मेडिकल इंजीनियरिंग, कोई इस टाइप का कॉलेज होता जो कि यहाँ के बच्चों को तकनीकी शिक्षा लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, या फिर जो कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ जहाँ डिग्री की पढ़ाई हो रही है वहाँ पे पीजी की पढ़ाई बहुत सारे कॉलेजेस में शुरू नहीं हुई है, या हुई भी है तो कुछ विषयों को लेकर के हुई है, सभी विषय की नहीं हुई है। तो इन सब चीज़ों में लोगों को अपेक्षा था कि वो चीज़ें होंगी, लेकिन चुनाव जो है एक तरीके से हमें लग रहा है कि कुछ जो मुद्दा है विपक्ष, जैसे कि आप विनोद सिंह चुनाव दंगल में एक तरीके से फाइट में रहे, तो एक तरीके से कहा यह जा रहा है कि भाई इंडिया गठबंधन में थोड़ा सा जातीय समीकरण के आधार पर वोट करने का प्रयास किया गया, जबकि ये कह रहे हैं कि भाई कोरोना काल में जो काम हुआ, आयुष्मान भारत एक अपना बता रहे हैं कि भाई सबसे अच्छा काम भाजपा ने ये किया, तो ये काम के नाम पर वोट एक तरफ था, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जो माले के उम्मीदवार हैं विनोद सिंह उत्कृष्ट विधायक कहलाते हैं, हालांकि अन्नपूर्णा देवी भी उत्कृष्ट विधायक रह चुकी हैं, वो भी रह चुकी हैं, तो ये दोनों में थोड़ा सा एक बार रहा कि नहीं, अच्छा अच्छे छवि के विनोद सिंह भी रहे, लेकिन आपको लगा कि उस तरीके का माहौल नहीं बना पाए विनोद सिंह जो यहाँ गांडे में दिखा, ठीक इसके उलट कोडरमा लोकसभा में दिख रहा है। बिल्कुल, विनोद सिंह जी का जो माहौल चुनाव का जो होता है, एक मीडिया माहौल या तो फिर दिखने वाला माहौल, तो वो चीज़ देखने को नहीं मिला। लेकिन
जहाँ तक बात है कि विनोद सिंह को लोग, आपने जिक्र कर ही दिया, उसी बात को मैं फिर से दोहराने का काम करूँगा कि विनोद सिंह के छवि से लोग थोड़ा प्रभावित हो रहे हैं कि विनोद सिंह एक अच्छे नेता हैं और उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और बार बार विनोद सिंह भी जब भी उन्होंने क्षेत्र भ्रमण किया तो उस दौरान जब भी उनसे बातचीत हुई, हमारी भी बातचीत हुई, तो उन्होंने क्षेत्र के विकास की बात की कि अगर कोडरमा की जनता मुझे अवसर देती है तो कोडरमा में जो मुद्दे हैं, जैसा कि विनोद सिंह से हम लोगों ने बात किया था तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे पलायन के मुद्दा पर बात करते हुए कहा था कि एक बड़ी समस्या है। हम लोग साथ में ही विनोद जी से हाँ, कि अबरक वाला एक तरीके से बताए थे कि हम भाई पहचान लाएंगे कोडरमा को। तो वो बात, ये चीज़ें बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा पर हमलावर भी होते हुए दिख रहे हैं, वो अपने चुनावी सभा में या फिर नुक्कड़ सभा में या जनसंपर्क में। और अन्नपूर्णा देवी जी हैं जिन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में रखा और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को जनता के बीच में ला करके और उनके नाम पर उन्होंने समर्थन की अपील की कि देश में तीसरी बार मोदी नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बननी चाहिए जो कि देश को मजबूती प्रदान करे। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो भी विकास की बात कर रहे हैं, ये भी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर। जयप्रकाश वर्मा का क्या फैक्टर लगा आपको कि जयप्रकाश वर्मा किन का खेल बिगाड़ गए, क्योंकि मतदान तो अब हो चुका है? देखिए, अगर वैसी बात की जाए तो थोड़ा सा मुश्किल है इसमें कि भाई किनका खेल बिगाड़ रहे हैं। मुश्किल है, और चुनाव में स्वच्छ तरीके से अगर चुनाव हो तो उसमें जाति, धर्म, अगड़ा पिछड़ा ये सब चीज़ें नहीं आता है। लेकिन अगर जातीय समीकरण पर जाएंगे तो कोडरमा लोकसभा का क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में मतलब कुशवाहा समाज का वोट जो है मायने रखता है, निर्णायक वोट साबित होता है कि वो वोट जिधर गया वो वोटर, वो प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। तो जयप्रकाश वर्मा की जहाँ तक बात करें तो जयप्रकाश वर्मा भी हालांकि अपने जीत की दावा कर रहे हैं। आज भी मैंने एक मीडिया चैनल में देखा एक कि उनका इंटरव्यू चल रहा था जिसमें वो अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त थे। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जीत होगी। मुझसे भी जब बात हुई थी, मैंने भी जब बात किया था तो उन्होंने ये कहा था कि 4 जून को जो नतीजा आएगा। हालांकि ये थोड़ा सा हम आपको रोकना चाहेंगे कि भाई जितने भी प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, चाहे गांडे में तकरीबन 11 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और कोडरमा में शायद 18 लोग हैं। तो ये जितने लोग हैं इसमें कोई भी ये तो दावा नहीं कर सकेंगे कि भाई हम हार रहे हैं। लोग दावा तो यही करेंगे कि भाई हम जीत ही रहे हैं चुनाव। तो 4 जून को तो नतीजा आ ही जाएगा। नहीं, वो अलग है विकास जी। मैं ये बोल रहा था कि उन्होंने ये मुझसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो जीत का जो अंतराल होगा उसका मतलब गणित कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि वो भी एक मजबूत प्रत्याशी हैं। हाँ, बिल्कुल विधायक रहे हैं। 5 साल उन्होंने गांडे विधानसभा का नेतृत्व भी किया है। और भाजपा से हटने के बाद जब उन्होंने जेएमएम ज्वाइन किया, एक तो यहाँ पे मैं बीच में बात को चेंज कर रहा हूँ कि जयप्रकाश वर्मा एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार ने कोडरमा में भाजपा को समझिए कि जिंदा रखने का काम किया। और हाँ, स्वर्गीय रितलाल वर्मा जी उन्होंने कोडरमा भतीजे हैं, उन्होंने कोडरमा में भाजपा को नई जान फूंकी। और रितलाल वर्मा के भतीजा हैं जयप्रकाश वर्मा, भाजपा से ही वो थे, भाजपा से ही वो विधायक बने। लेकिन अभी लगभग एक साल के दरमियान उन्होंने भाजपा को त्याग दे करके जेएमएम ज्वाइन किया। और जेएमएम ज्वाइन करने के बाद से लगातार वो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे और मेहनत कर रहे थे। उनको लगा कि भाई जेएमएम वाले, लेकिन महागठबंधन की वजह से सीट चली गई इसलिए। और जयप्रकाश वर्मा ने ये काम किया कि जिन क्षेत्रों में जेएमएम का कैडर नहीं था वहाँ उन्होंने अपना कैडर खड़ा किया। तो अब जहाँ खेल बिगाड़ने और बनाने की बात आती है तो अब तो उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके समाज का जो वोट है, कुछ ऐसा नहीं कि जयप्रकाश वर्मा को सिर्फ उनके समाज का ही वोट मिलेगा, अन्य जाति समुदाय के लोग से भी उनको समर्थन मिलेगा। लेकिन निर्णायक वोट चूंकि है कोडरमा में कुशवाहा समाज का वोट, तो अगर यदि जयप्रकाश वर्मा अपने समाज के वोट में सेंधमारी करने में सफल हो गए तो
खेल कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। मतलब अभी ये हम लोग डिक्लेयर करने वाले कौन होते हैं? मालिक कहा जाता है जनता के लफ्जों में कि भाई जनता ही मालिक है, और वाकई में जनता ने अपना मतदान कर दिया है। जी। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है 4 तारीख को तय होने जा रहा है। अब कोडरमा और गांडे को लेकर के चूंकि विशेष करके विश्लेषण था, दर्शकों को इसकी जानकारी देते हैं, चूंकि इसके साथ साथ हजारीबाग और चतरा में भी मतदान हुए हैं, तो मतदाता अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। 5 साल निर्णायक होने जा रहे हैं, लेकिन गांडे में 4 महीने के लिए विधायक चुना गया है। एक को विधानसभा, एक को लोकसभा भेजने की तैयारी है। दोनों सदन में जाएंगे। कुल मिलाकर के अगर हम लोग इस खबर को कंक्लूड करें, अगर गांडे को और कोडरमा को, तो कहा नहीं जा सकता है अभी कि चुनाव कौन जीत रहा है। बिल्कुल एक हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, और वो अंदाज़ा जो है उस हिसाब से हम लोगों ने बातचीत किया। लेकिन चुनाव परिणाम को लेकर के बस मैं एक ही बात कहूँगा कि दोनों गांडे विधानसभा का उपचुनाव और कोडरमा लोकसभा का चुनाव की ऊँट किस करवट बैठेगी ये कह पाना मुश्किल है। मुकाबला है, कड़ा संघर्ष है दोनों जगह पर, और इस कड़े संघर्ष में जिस तरह का यहाँ पे जो बात त्रिकोणीय मुकाबला की दोनों जगहों पर हुई, वो त्रिकोणीय मुकाबला को थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जा सकता है मेरे हिसाब से। वरना जो 2 मुख्य पार्टियां हैं, दल हैं गठबंधन के, उन दोनों के बीच सीधा मुकाबला है, और दोनों जो है सो रेस में हैं। अब 4 जून को इनके भाग्य का फैसला होगा। अभी तो जनता ने इनका फैसला पिटारे में बंद कर दिया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। धन्यवाद आपको भी और दर्शकों को भी। जी देखिए, जब हमारे बगल में बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको प्यार से हम भैया ही कहते हैं, ऑन कैमरा भी हम कह रहे हैं, आबिद भैया बहुत अच्छे से विस्तार कर गए। हम तो इनसे ये चाहते हैं कि भाई आप, हम लोग गिरिडीह वाला जो विश्लेषण है 25 को वहाँ मतदान होने, हम चाह रहे हैं पहले ही बैठे हैं। समय इनके पास भी वक्त नहीं हो पा रहा था, और हम लोग भी लगातार अलग अलग जगह पे कवरेज कर रहे थे। हमें इच्छा थी कि भाई हम लोग पहले ही विश्लेषण कर लेते, तो शायद थोड़ा सा बातें भी हुई थी, लेकिन हम लोग मुलाकात एक तरीके से नहीं हो पाई। लेकिन प्रयास ये होगा कि गिरिडीह लोकसभा के विश्लेषण को लेकर भी हम लोग पहले ही, चुनाव से पहले, फिर बाद में फिर मिलेंगे, और चूँकि वक्त बहुत हो गया है तो हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि भाई आप कम से कम स्पष्टता रखिए। चुनाव से पहले हम लोग तमाम कवरेज दिखाते हैं, जनता के मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच हम लाते हैं उन खबरों को जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। कुल मिलाकर के कोडरमा लोकसभा में 61% मतदान हुए हैं, जो अभी तक का आंकड़ा है, हो सकता है उसमें बढ़ोतरी हो जाए। वहीं गांडे में तकरीबन 66% मतदान हुए हैं, हो सकता है ये आंकड़ा आगे या पीछे हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक अनुमान के तौर पर बताया जा रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये स्पष्ट अभी नहीं कहा जा सकता है। गांडे के उपचुनाव में भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, वहीं कोडरमा लोकसभा में भी कांटे की टक्कर है। चतरा और हजारीबाग को लेकर के हम विश्लेषण छोड़ रहे हैं, अन्य मीडिया के जरिए भी आप अलग अलग रिपोर्ट देख रहे होंगे, अंदाजा आप लगा सकते हैं। बाकी अखबार के पन्नों में कई तरह की चीज़ें कल आपको लिखी हुई दिखाई देंगी। खबरों के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।